सो हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट एनालिसिस में लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। आज की क्लास में हम लोग एवरेज कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां पे अगर हम इनको हम आउटपुट से डिवाइड कर दें तो टोटल कॉस्ट को जब डिवाइड किया तो ये बन गया एवरेज कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करके ये बन गया एवरेज फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड किया तो ये बन गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इसके साथ एक और जो है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला जो आज का टर्म है वो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जिसे शॉर्ट में हम लोग AFC भी बोल सकते हैं। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन करें, तो सिंपल सा तरीका है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर। ये है एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन। पर यूनिट क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पे हम लोग आउटपुट से डिवाइड कर दे रहे हैं, चाहे वो टोटल फिक्स कॉस्ट हो, चाहे टोटल कॉस्ट हो, टोटल फिक्स कॉस्ट हो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो। किसी भी एवरेज को फाइंड करने के लिए आप आउटपुट से डिवाइड करते हो, इसलिए पर यूनिट। तो AFC हम कैसे फाइंड करते हैं, AFC फाइंड करते हैं TFC अपॉन Q। तो अब जरा डेटा लेते हैं। Q फॉर आउटपुट, टोटल फिक्स कॉस्ट, आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7। ये लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर हमने मान लिया 10 तो हर बार 10 रहेगा। डेटा हम प्रीवियस क्लास से रिलेटेड डेटा ही लेंगे, सेपरेट डेटा हम नहीं ले रहे हैं। ये अब अगर हमको AFC फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे TFC अपॉन Q। तो देखो 10 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो ये होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, डैश बना देंगे, 0 मत लिखना। ठीक है, 0 मत लिखना। तो यहां से आप एक चीज याद रखना, वो क्या है कि 0 लेवल पे AFC एग्जिस्ट नहीं करता है। 0 मतलब उसकी एक वैल्यू है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, बट आप डैश बना रहे हो विच मीन वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद देखो 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.3, 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 10 डिवाइडेड बाय 6 1.6, 10 डिवाइडेड बाय 7 1.4। तो ये आ गई हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू। अब इस वैल्यू में एक चीज पे आप ध्यान दो, 0 लेवल पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक चीज तो ध्यान है। उसके अलावा अगर आप देखो 10 5 3.3 2.5 2 1.6 1/4, विच मीन हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि विद इंक्रीज इन आउटपुट AFC continuously falls। ठीक है, दूसरा एक कंक्लूजन हम और ड्रॉ कर सकते हैं कि आप देखो AFC की वैल्यू कम होती चली जा रही है, 1.4 पहुंच गई। क्या ये कम होते होते 0 हो सकती है, तो आंसर इज नो। तो दूसरा कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि AFC कैन नेवर बी 0। AFC कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों भाई AFC 0 क्यों नहीं हो सकता है, उसका सिंपल आंसर हमारा यहीं पे छुपा हुआ है कि आप AFC को कैसे डिराइव कर रहे हो। AFC इज डिराइव बाय TFC विच इज TFC अपॉन आउटपुट। आप TFC को आउटपुट से डिवाइड करते हो तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आता है। अब 0 होने की कंडीशन क्या है कि अगर TFC हमारा 0 हो जाता तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी 0 हो जाती। बट आप देखो TFC तो कांस्टेंट है, हर बार 10 रहेगा, हर बार 10 रहेगा, विच मीन
टीएफसी जीरो हो नहीं सकता है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी जीरो नहीं हो सकता है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाई एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली फॉल्स। तो आंसर है एवरेज फिक्स कॉस्ट इज डिराइव फ्रॉम टोटल फिक्स कॉस्ट, विद इंक्रीज इन आउटपुट टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, दस एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली फॉल। न्यूमरेटर सेम है, आप आउटपुट को बढ़ाते चले जाओ, वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, जो कि आप टेबल में देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल सा है। सेकंड, कैंट एएफसी भी जीरो, क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो हो सकता है? तो आंसर इज नो, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। सिंपल रीजन वही है कि इट इज डिराइव फ्रॉम टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड सिंस टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, देयरफॉर एएफसी कैन नेवर बी जीरो। अगर हमारा यहां पे न्यूमरेटर जीरो हो जाता तो शायद हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट वहां पे जीरो आ जाएगा, बट ऐसा हो ही नहीं सकता है, टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो होएगा ही नहीं, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इसी चीज को जरा हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ग्राफ बनाना है एवरेज फिक्स कॉस्ट का। ठीक है, इधर देखो, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या शो करेंगे? आउटपुट। ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं? कॉस्ट। अब अगर हम इस ग्राफ के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से चलें, तो जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जाएंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा कम होता चला जाएगा, कॉस्ट ऐसे नीचे की तरफ आता चला जाएगा। अगर आप कुछ रिलेट कर सको तो आउटपुट और एवरेज फिक्स कॉस्ट में एक इनवर्स रिलेशन है, आउटपुट बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व है, जिसका शेप हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये शेप क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या एक वर्ड और यूज किया जाता है एसिम्प्टोटिक। एमसीक्यू के लिए याद रखना भाई, क्या वर्ड यूज किया जाता है? एसिम्प्टोटिक। अब यहां पे देखो दो चीज, जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। एमसीक्यू के लिए इन चीजों पे ध्यान रखना भाई। ये एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है? कोई ग्राफ जब एक्स एक्सिस को टच करता है ना, तो वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। कोई ग्राफ जब वाई एक्सिस को टच करता है ना, तो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। यहां पे आप देखो वाई इंटरसेप्ट नहीं है, एवरेज फिक्स कॉस्ट वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। वो वाई एक्सिस को टच कब करता? जब जीरो लेवल पे यहां पे उसकी कोई वैल्यू होती, बट वो जीरो लेवल पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसीलिए वो वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट नहीं बना। और कभी भी ग्राफ में अगर आप बनाओगे, हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ग्राफ में, कि कभी भी आप ग्राफ बनाओगे, देखो यहां पे गैप दिखना चाहिए, ये गलती से भी आप एक्स एक्सिस पे टच नहीं कराओगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट भी नहीं बनाएगा, और उसका रीजन हम पहले ही बता चुके हैं, क्यों? क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टच करने का मतलब क्या है? कि वो जीरो हो जाता, बट एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो हो नहीं सकता है, इसलिए ये इसको टच नहीं करेगा। तो ये है पूरा हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन के बाद ये हमने उसका क्या कहते हैं, स्केड्यूल एक्सप्लेन किया, और ये हमने उसका ग्राफ बनाया, और उससे रिलेटेड दो पॉइंट जो हमें पता चल गए, एक कि वो डिमिनिश क्यों करता है, डिक्रीज हर बार हमेशा क्यों करता है, और दूसरा वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जिसे हम लोग एवीसी भी कहेंगे। तो जैसे हमने फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन, एवरेज फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन बताई थी, सेम उसी पैटर्न पे आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन भी कंसीडर कर सकते हो। क्या हो जाएगी? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर।
मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, तो वो कहलाता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो अब चलते हैं जरा इसी चीज को डेटा यानी कि स्केड्यूल पे देखते हैं। ठीक है, अब देखो स्केड्यूल खुद से बना के ग्राफ, कभी भी ग्राफ अगर आपको बनाना है तो आप स्केड्यूल के साथ ग्राफ ना बनाओ, ग्राफ बनाओ, ग्राफ के शेप पे ध्यान देना है। स्केड्यूल के नाम पे आप एक स्केड्यूल याद कर लो। जैसे अगर आप देख रहे हो कि इस डेटा में जब से हमने कॉस्ट स्टार्ट किया है एक फिक्स हमने याद कर रखा है, मतलब अब याद क्या कर रखा है वो हमें एक पता है कि ये पैटर्न होना है। आप बस प्रैक्टिस कर लो ताकि एक स्केड्यूल आपको याद हो जाए। ठीक है, जब क्वेश्चन में बोले यूजिंग स्केड्यूल ड्रॉ अ ग्राफ, तब वहां पे स्केड्यूल लेना, मतलब डेटा के साथ ग्राफ बनाना, या हाइपोथेटिकल डेटा यूज करके बनाने को बोले तब बनाना। अदरवाइज ग्राफ सिर्फ बनाना, लेबलिंग सही रखना, शेप सही रखना। तो आ जाते हैं हम लोग क्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। Q0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। 10 18 24 28 34 42 52। ये डेटा भी लास्ट क्लास में जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ाया था हमने सेम वही डेटा लिया है। अब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना, हम इसका यूज करेंगे टीवीसी अपॉन आउटपुट का। तो देखो 0/0 ये भी हम नॉट डिफाइंड लेके चलेंगे, क्योंकि 0/0 भी नॉट डिफाइंड होता है ना। तो यहां पे भी हम डैश बना देंगे। डैश का मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 0 लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखना 0 नहीं लिखना है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब 10 डिवाइडेड बाय 1 ये हो गया 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 7, 34 डिवाइडेड बाय 5 6.8, 42 डिवाइडेड बाय 6 7, 52 डिवाइडेड बाय 7 7.4। ये आ गया। अब डेटा को आप ऑब्जर्व करो, ये जो शेड्यूल है 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये भी y इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा, y एक्सिस को टच नहीं करेगा। उसके बाद देखो 10 9 8 7 6.8 मतलब कम हो रहा है ना, यहां से यहां तक देखो डिक्लाइन कर रहा है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है। इसके बाद देखो 6.8 के बाद 7 7.4 मतलब फिर इंक्रीज होने लग गया। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आया कि अगर हम ग्राफ बनाएं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, इधर देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, यहां एक्स एक्सिस ओरिजिन जिस पे हम क्या शो कर रहे हैं आउटपुट, वाई एक्सिस जिस पे हम क्या शो कर रहे हैं कॉस्ट। जब हम अपना आउटपुट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। मतलब जब डिक्रीज होगा तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा और फिर एक पॉइंट के बाद से वो क्या होने लगता है इंक्रीज होने लगता है। तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसा दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं यू शेप्ड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो यू शेप्ड होता है, पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज होगा। तो ये है डिक्रीजिंग और ये है इंक्रीजिंग, ये उसका मिनिमम पॉइंट है, ये उसका क्या है मिनिमम पॉइंट है। तो ये है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। डेफिनेशन, स्केड्यूल और डायग्राम। अब इसमें क्वेश्चन बनता है वाई यू शेप। क्वेश्चन क्या बनता है वाई एवीसी यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर को समझने के लिए एक चीज आप समझो कि जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, प्रोडक्टिविटी एंड पर यूनिट कॉस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, और जब हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी। ये एक चीज आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के आंसर पे।
वहां पे इसका यूज करना है हमें कि प्रोडक्टिविटी एंड पर यूनिट कॉस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। ये एक सिंपल मैथ लग रही है, ठीक है। तो हम लोग वो ये कैसे हो रहा है इसके उसमें नहीं जाना है, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। वाई इज एबीसी यू शेप? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो इस लॉ में क्या होता है, जो इनिशियल स्टेज होता है ना, इनिशियल स्टेज में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, मतलब एवरेज प्रोडक्ट अगर याद हो तो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करती है? ड्यू टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इनिशियल स्टेज में जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हो तो वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ये पढ़ा हम लोगों ने कॉजेस। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन द इनिशियल स्टेज productivity increases due to increase in efficiency because of fuller utilization of fixed factor and division of labor. As a result, average variable cost decline. But later on या later stage productivity decreases. Average product decrease होता है ना? क्यों decrease होता है? Due to डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। किसकी एफिशिएंसी? ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो ऑन लेटर स्टेज प्रोडक्टिविटी फॉल्स ड्यू टू डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ ऑप्टिमल रेशियो एंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। कि जहां पे फिक्स फैक्टर्स को बढ़ाना, आप खाली वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो, जिससे वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है तो हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होता है और वहां पे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहां पे क्या है कि आप उतने ही पैसे में ज्यादा काम करा रहे हो और यहां उतने ही पैसे में आप कम काम करा रहे हो। ठीक है, वो मैथ है। ये पूरा रीजन है जो आपको याद रखना है। कैसे? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर इनिशियल स्टेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकॉज ऑफ दो रीजन याद रखना, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड डिवीजन ऑफ लेबर। एज अ रिजल्ट एबीसी डिक्लाइन। In a later state, productivity falls due to decrease in efficiency of variable factor because of what? Disturbance of optimal ratio. As a result, AVC increases. तो पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए एवीसी हमारा क्या होता है? यू शेप्ड। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एवरेज कॉस्ट, जिसे एसी भी आप लिख सकते हो या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हो। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की जो पर यूनिट कॉस्ट है, मतलब फिक्स पर यूनिट फिक्स कॉस्ट और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ये सम है। तो इसको फाइंड हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q और एक है AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। अब आते हैं हम लोग स्केड्यूल पे। तो Q 0 1 2 3 4 5 6 7, हम यहां पे TFC और TVC को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो 10 10 10 10 10। टीवीसी देखो हमारा क्या था, तो टीवीसी कितना आया? जो हमने डेटा लिया था 0 10 18 और 24 28 34 42 52। अब यहां पे देखो ये टीएफसी और टीवीसी सेम आ गया है। ये जरूरी नहीं है, ये तो बस हमारा एक डेटा है कि हमने जो डेटा लिया उस डेटा में सेम आ रहा है। ये जरूरी नहीं कि दोनों सेम रहे। तो हमारा टीसी कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करके, तो ये 10 यहाँ पे 20 18 प्लस 10 28 24 प्लस 10 34 28 प्लस 10 38
34 प्लस 10 44, 42 प्लस 10 52 एंड 52 प्लस 10 62। ठीक है, अब देखो जरा, ठीक है, तो ये यहां पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो, तो सबसे पहले AFC कैसे आएगा, TFC अपॉन Q, तो 0 पे तो एग्जिस्ट करता नहीं है, फिर है 10 5 3.3 2.5 2 1.6 1.4, फिर AVC हमारा ये भी 0 पे एग्जिस्ट करता नहीं है, फिर था 10 9 8 7 6.8 और 7 एंड 7.4। अब हमें AC का डेटा लेना है, तो AC के लिए देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो TC अपॉन Q और हम ये भी यूज करते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल वाला क्या है, अभी हमारे पास ये दोनों है तो इन दोनों को ऐड करके AC बना ले, अगर सिर्फ TC होता तो TC को आउटपुट से डिवाइड करते, जीरो लेवल पे तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 10 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद देखो ऐड कर दो तो 20 14 11.3 9.5 8.8 8.6 एंड 8.8, ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट का स्केड्यूल। अब यहां पे भी अगर आप ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि 20 14 11.3 9.5 8.8 8.6 यहां से लेके यहां तक क्या कर रहा है, एवरेज कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही है, बट इसके बाद अगर आप देखो तो एवरेज कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है। सेम वेरिएबल कॉस्ट के जैसा था, वेरिएबल कॉस्ट यहां से यहां तक डिक्रीज थी और फिर उसके बाद से इंक्रीज हो गई थी। अब इसमें जरा एक दो चीजें ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम यहां है और एवरेज कॉस्ट का मिनिमम यहां है। पहले मिनिमम किसका आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, फिर मिनिमम किसका आएगा, एवरेज कॉस्ट का। अब एवरेज कॉस्ट का भी अगर हम शेप बनाएंगे तो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो क्या आएगा, गेस कर लो, यू शेप आएगा। अगर कोई चीज पहले डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हो रही है तो यू शेप ही होनी है। तो यहां एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा आउटपुट, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा कॉस्ट, पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा, ये हमारा एवरेज कॉस्ट, पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज। और जहां पे ये मिनिमम होता है ना, इसे कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो जहां पे हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम है वो हमारे लिए ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोली जा रही, क्योंकि आपकी पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम है, वहां आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, बट हम ये नहीं कह रहे वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। तो इसका भी शेप क्या कहलाएगा, यू शेप। सेम रीजन, रीजन क्या है, सेम है, मतलब अगर आप यहां पे आ जाओ, सेम यहां पे वाई एबीसी यू शेप के साथ क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वाई इज ऐसे यू शेप, रीजन सेम, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इनिशियल स्टेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एज अ रिजल्ट अब यहां पे आप क्या लिख दोगे, एबीसी की जगह पे एसी लिख दोगे, एसी डिक्लाइन, and in later stage when productivity decreases due to decrease in efficiency average cost increases। सेम रीजन है, बस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे आपने क्या लिख देना है, एवरेज कॉस्ट। तो ये है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। इसमें भी आप देखो कि ये भी वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है क्योंकि जीरो लेवल पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, विच मीन हमारा कोई भी एवरेज जीरो लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है ये चीज, ठीक। अब जरा तीनों का ग्राफ एक साथ देख लेते हैं, कॉज एग्जाम में अक्सर कभी कभी ये पूछ लेता है तीनों का ग्राफ एक साथ बनाने के लिए, तो चलते हैं जरा।
ये देखो, जल्दी से मार्क कर लो भाई, ये ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या शो करेंगे, आउटपुट, और ये है हमारा वाई एक्सिस जिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, कॉस्ट। तो सबसे पहले हम एएफसी बना लेते हैं। एएफसी हमारा कंटिन्यूअसली फॉल करता है, तो ये हमारा एएफसी हो गया। ठीक है, देख लो ना, यहां टच कर रहा है ना, यहां टच कर रहा है। उसके बाद हम बना रहे हैं क्या, एबीसी। तो ऐसे यहां नीचे से, इसके नीचे से स्टार्ट किया, तो ये हमने बना लिया एबीसी, यू शेप। अब याद रखो एबीसी का मिनिमम यहां कहीं पे है, तो एसी इन दोनों के ऊपर आएगा। जो एवरेज कॉस्ट बनेगा वो इन दोनों के ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम है। हॉरिजॉन्टल समीशन हम बोल सकते हैं, एक वर्ड यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल समेशन। तो एसी के लिए बोला जाता है एसी इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ एएफसी एंड एबीसी। मतलब इन दोनों को ऐड करके बनना, जब इन दोनों को ऐड करके बनना तो ऊपर की तरफ ही आएगा ना। तो यहां कहीं से आप स्टार्ट करोगे ये, और यू शेप ही ले जाओगे कुछ इस तरीके से। अब देखो उसका मिनिमम एसी का यहां और एबीसी का मिनिमम यहां। एबीसी का मिनिमम पहले आएगा, एसी का मिनिमम बाद में आएगा। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, ठीक है, रफ हैंड से बनाने में थोड़ा होता है, क्योंकि बट आप देखना शेप ज्यादा इधर उधर ना हो। ठीक है, अब इस ग्राफ में 2-3 ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देते हैं हम लोग। पहली चीज, अगर आप देखो तो ये गैप है एसी और एएफसी का, एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का, जो कि कम है। बट बाद में ये गैप इतना ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्वेश्चन क्या पुटअप कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एएफसी इंक्रीजेज एंड डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी डिक्रीजेज। इनका गैप कम हो रहा है, ये पास आते चले जा रहे हैं। ग्राफ में हमें एक चीज दिख रहा है कि एसी एंड एबीसी टेंड्स टू गेट क्लोजर। ये दोनों एक दूसरे के पास आते चले जा रहे हैं। उसका रीजन हम डेटा से समझ सकते हैं कि आप डेटा में देखो, इस डेटा को देखो, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे ये एवरेज कॉस्ट है 8.8, ये किन दोनों से बन रही है, 1.4 का फिक्स कॉस्ट एंड 7.4 का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप देखो तो भैया, अगर आप इसको परसेंटेज में देखना चाहो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 7.4 है और एवरेज कॉस्ट 8.8 है, जो कि काफी क्लोज है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट 1.4 है, वो 8.8 है, जो काफी डिस्टेंस ज्यादा है ना। हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो एवरेज, वापस यहां चलते हैं, जब हम आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो एएफसी तो हमारा फॉल कर रहा है और एबीसी स्टार्ट इंक्रीजिंग आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। एक लेवल के बाद एबीसी इंक्रीज करने लग जा रहा है। तो हो क्या रहा है, एएफसी कम होता चला जा रहा है, एबीसी बढ़ता चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रपोर्शन ऑफ AFC in average cost is falling and proportion of average variable cost in average cost is increasing. तो हो क्या रहा है कि AFC का जो प्रपोर्शन है वो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि AFC डिक्लाइन हो रहा है और एबीसी इंक्रीज हो रहा है, तो एबीसी का प्रपोर्शन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए दोनों क्लोज आते चले जा रहे हैं। ये दूसरा इसमें क्वेश्चन पुट अप होता है, कैन
AC इंटरसेक्ट ABC। क्या AC और ABC इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मतलब आगे चल के मीट करेंगे? तो आंसर इज नो। क्यों? इनके मीट करने की कंडीशन क्या है कि AFC 0 हो जाए, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन AC एंड ABC इज AFC। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आंसर इज नो। व्हाई? द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब ये दोनों इक्वल तब होंगे व्हेन एवरेज फिक्स कॉस्ट में बिकम 0, बट एज वी नो कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी 0। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस AFC है एंड AFC कभी भी 0 नहीं हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ AFC हमेशा रहेगा, विच मीन ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब आते हैं आज की क्लास के लास्ट पार्ट पे, विच इज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल इज एसोसिएटेड विद एडिशनल। ठीक है, मार्जिनल इज एसोसिएटेड विद एडिशनल। कहीं पे भी कुछ एडिशनल होता है वहां पे मार्जिनल आ जाता है, ये हम लोग को पता है। मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा है, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, तो अब मार्जिनल कॉस्ट पढ़ रहे हैं, मतलब एडिशनल कॉस्ट। तो इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल आउटपुट। एक एक्स्ट्रा आउटपुट को प्रोड्यूस करने की जो हमारी एडिशनल कॉस्ट है, या क्या है, या फिर एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट। दूसरा क्या तरीका हम बोल सकते हैं, एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल आउटपुट इज प्रोड्यूस। जब आपने एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस किया, उससे टोटल कॉस्ट में कितना ऐड ऑन हुआ। अब एक चीज आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए, क्या कि जब आप आउटपुट बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, फिक्स कॉस्ट तो नहीं बढ़ता है, विच मीन मार्जिनल कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ही तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट होता है, डेल्टा टीवीसी। ठीक है, डेल्टा टीवीसी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट जो चेंज होता है बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट, अगर हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज होता है या टोटल कॉस्ट में कितना चेंज होता है, क्योंकि दोनों सेम ही है, फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो अब यहां पे हमारी जो इक्वेशन बनती है मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए, एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth आउटपुट। क्योंकि जब आप मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हो तो 1 2 3 आउटपुट नहीं बोलते हो, आप बोलते हो फर्स्ट आउटपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड आउटपुट, फोर्थ आउटपुट। हर एडिशनल आउटपुट पर है तो सिंगल, आप सिंगल आउटपुट की बात कर रहे हो, पोजीशन बस उसकी देखते हो कि फिफ्थ वाला आउटपुट है कि सिक्स्थ वाला है या सेवेंथ वाला है। तो वो सिक्स्थ और सिक्स्थ में डिफरेंस होता है। सिक्स्थ रैंक है, पोजीशन बता रहा है सिंगल यूनिट, बट आप बोलते हो सिक्स, वो क्वांटिटी बता रहा है कि टोटल 6, और मार्जिनल में फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ ऐसे लिए जाते हैं। तो ये होता है TCN -1, या फिर हम एक और तरीका है फाइंड करने का, TVCN -1। ठीक है, ये चीज प्लस एक और तरीके से भी कर सकते हैं, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो
डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू। ये मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप लास्ट वाले पे ध्यान दो, टीसी यानी कि चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप आउटपुट दिखाते हो, वाई एक्सिस पे आप क्या दिखाते हो, कॉस्ट दिखाते हो। और चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस हमने क्या बताया था, स्लोप होता है, विच मीन जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है वो हमारे टोटल कॉस्ट का स्लोप होता है, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी आप कह सकते हो स्लोप होता है। तो टोटल कॉस्ट का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी स्लोप क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। ये कुछ चीजें मार्जिनल कॉस्ट के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, तो अब जरा एक डेटा लेते हैं और डेटा के थ्रू मार्जिनल कॉस्ट को भी समझते हैं और उसका डायग्राम भी समझते हैं। मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन हो गई, कैसे मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से एसोसिएटेड है ये हमने बता दिया। मार्जिनल कॉस्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हमने इक्वेशन बता दी, ठीक है। तो अब जरा डेटा लेते हैं, तो Q 0 1 2 3 4 5 6 7, TVC 0 10 18 24 28 34 42 52, TC। अब देखो हमने फिक्स कॉस्ट यहां लिखा नहीं, फिक्स कॉस्ट हम 10 मान ले रहे हैं, तो 10 20 28 34 38 44 52 62। अब हमें फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट। तो याद रखना जीरो लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, जीरो लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, खत्म बात। तो ना एवरेज कॉस्ट एग्जिस्ट करते हैं ना मार्जिनल कॉस्ट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी वाई इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं करेगा। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करना है, अगर हम फॉर्मूले का यूज करें, देखो फॉर्मूला क्या था, MCNH इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। तो MC फर्स्ट कैसे आ जाएगा, TC1 माइनस TC0। तो फर्स्ट लेवल पे TC कितना है 20 और जीरो पे कितना है 10, तो 20 माइनस 10 विच विल बी 10। या चाहो तो आप TVC पे भी अप्लाई कर सकते हो 10 माइनस 0, समझे फॉर्मूला। अगर हम बोलते हैं MC सेकेंड यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, TC2 यानी कि 2 लेवल की टोटल कॉस्ट माइनस TC1 1 लेवल की टोटल कॉस्ट। तो 28 माइनस 20 विच विल बी 8, सेम यहां पे भी देखो आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट 34 माइनस 28 इट विल बी 6, ठीक है। यहां पे देखो 4, आप दोनों से फाइंड करो आंसर सेम आना है। 44 माइनस 38 विल बी 6 एंड देन 8 एंड देन 10, कुछ भी कर लो सेम आना है। अब जरा ऑब्जर्व करिए, 10 8 6 4 यहां तक डिक्रीज कर रहा, 4 6 8 10 और फिर उसके बाद से इंक्रीज कर रहा। तो ये भी कौन सा शेप हो गया, यू शेप्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप यूज कर सकते हो कि TVC इज इक्वल टू सिग्मा MC। सारी मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके TVC बनता है, बट TC इज नॉट इज इक्वल टू सिग्मा MC। TC पे नहीं लगेगा क्योंकि TC में फिक्स कॉस्ट का भी रहता है। लाइक देखो, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, 10 8 प्लस 6, तो 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24, 3 लिया ना, मतलब यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये 24। इन चारों को ऐड करोगे तो 28, बट ये चीज TC में अप्लाई नहीं होगी क्योंकि आप इन सब को ऐड करोगे तो 34 तो नहीं बनेगा। तो ये एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। TC क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि TC में तो फिक्स कॉस्ट भी बीच में रहती है ना, तो सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके तो वेरिएबल कॉस्ट बनेगा, जब उसमें फिक्स कॉस्ट ऐड करोगे तब वो TC बनेगा। तो TC के लिए सिचुएशन आ जाती है कि TC इज इक्वल टू
सिग्मा MC प्लस TFC, ये चीज याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब जरा ग्राफ देख लें। यू शेप ग्राफ है तो सबको आइडिया हो ही गया कि यू शेप कैसा होगा हमारा। ये एक्स एक्सिस, ये 0, यहां आउटपुट, यहां पे कॉस्ट। यू शेप मतलब ये पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया उसका स्केड्यूल और उसका डायग्राम। अब लास्ट एक क्वेश्चन और इसमें भी बनेगा, वाई इज मार्जिनल कॉस्ट यू शेप। सेम आंसर, सेम आंसर जैसे हमने एसी और एबीसी में लिखा था, सेम वही। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बस यहां पे आप क्या करोगे, प्रोडक्टिविटी की जगह आप मार्जिनल प्रोडक्ट यूज कर लो और कॉस्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट जब कम होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर याद हो, प्रोडक्शन फंक्शन में मार्जिनल प्रोडक्ट का जो ग्राफ था कुछ इस तरीके से था, और अभी हम लोग ने देखा मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ कैसे, कुछ इस तरीके से। ये मार्जिनल कॉस्ट, तो जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा था तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज कर रहा था, जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करेगा। विच मीन हम लोग आंसर में एग्जैक्टली यही चीज लिख सकते हैं जो अभी तक हम लोग लिखते चले आ रहे हैं, सेम यही। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोडक्टिविटी की जगह आप मार्जिनल प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, बाकी सारा सेम होगा। और यहां पे आप एबीसी की जगह क्या वर्ड यूज कर लोगे, एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये चीज समझो, ये आपका ग्राफ था एपी वाला, तो ये आपका ग्राफ हो गया एवीसी वाला। एपी इंक्रीज कर रहा, एवीसी डिक्रीज कर रहा, एपी डिक्रीज कर रहा, एवीसी इंक्रीज कर रहा। सेम यही चीज एसी पे भी लग जाती है, सेम यही चीज। और मार्जिनल प्रोडक्ट वाला पार्ट हमने बताया, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और लॉन्ग रन कॉस्ट की डेफिनेशन समझेंगे। तो आज के लिए पैकअप करते हैं।